हाँ, चलिए ठीक सर वो जी। आपके ऊपर डिपेंड है। जी सर जी। तो चलिए, अब हमारा समय हो चला है और फिर हम चलते हैं आज के सेशन की ओर, जो है संविधान। तो मैं यहाँ पहले लगा देता हूँ पीपीटी, और पीपीटी से हम लोग चर्चा करते जाएंगे। सर आज कौन सी चीज की क्लास है, कौन से सब्जेक्ट की? संविधान की है। जी। तो जैसा आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन, सभी देख पा रहे हैं। तो जो भारत का संविधान है, और इसको एक महागाथा, महागाथा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो भारत का संविधान है। अब संविधान होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करें, अगर हम जैसे हमारे घर का कार्य है या हम कोई खेल खेल रहे हैं, तो जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हम कुछ नियम बनाते हैं। तो इतना बड़ा देश है, इस देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उसी नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं, और इसी संविधान के तहत हमारा पूरा देश, हमारे देश की पूरी राजनीति चलती है। तो अब हम चलेंगे, यहाँ बात करते हैं कि जब संविधान बना, या सबसे पहले प्रारंभिक चरण इसका कहाँ से शुरू हुआ। तो सभी को मालूम होगा कि हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पारित किया, एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हम सभी जानते हैं, देखिए, जब युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो इस लड़ाई में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी, और भारत में अपना जो शासन यहाँ से शुरू कर दिया था। तो शुरू किया था, तो पहले तो बंगाल का गवर्नर कहलाता था, रॉबर्ट क्लाइव जो बना था पहला, वो गवर्नर कहलाता था। लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक कानून आया, इस कानून के तहत उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट जान रहे हैं कि कहाँ है? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और पहला सुप्रीम कोर्ट यदि आएगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद फिर से एक एक्ट आया 1833 का। 1833 का जो था वो चार्टर अधिनियम कहलाया था। तो चार्टर अधिनियम, इसमें अब केंद्रीकरण की ओर कदम बढ़ा, और यहाँ पर अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, कि अब वो पूरे भारत का, पहले मुख्य रूप से अंग्रेज फोकस्ड थे बंगाल पर, और अब वो भारत का गवर्नर जनरल। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 1857 की क्रांति हुई, एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और इसे पहला महान स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी गई है। तो जब 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें पूरे देश के लोग एकजुट हो गए थे, हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट थे, और ऐसा लगने लगा था कि भारत से अब अंग्रेज भाग जाएंगे। किंतु कुछ ऐसा कारण हो गया, आप सभी जानते होंगे कि मंगल पांडे जो थे उन्होंने विरोध किया था, किस चीज का? जो कारतूस थे जिसमें गाय का मांस और सुअर का मांस, उससे कारतूस था, उसको मुंह से निकालना पड़ता था। तो ये हुआ। तो इस कारण जिस निर्धारित समय पर 1857 की क्रांति शुरू होने वाली थी, वह उस तारीख से पहले ही शुरू हो गई, पहले से शुरू हो गई। लोग उतने तैयार नहीं थे, और कई प्रकार के कारण से 1857 की क्रांति असफल हो गई। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि इतनी बड़ी क्रांति जब भारत वाले कर सकते हैं, तो इसलिए क्यों ना जो पूरा जो शासन है भारत का, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, तो इसको समाप्त करके सीधा नियंत्रण ब्रिटिश हुकूमत की हो जाए, या ब्रिटिश ताज की हो जाए। ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि ब्रिटिश या ब्रिटेन में जो हेड होता है तो वहां की महारानी है। तो उस समय वहां की जो महारानी थी, तो वहां उनके अधीन उन्होंने ले लिया। अब गवर्नर जनरल का नाम बदल गया, दिया गया, और ये वायसराय हो गया।
मतलब हेड कौन है, वो ब्रिटेन की जो रानी है वो हेड हो गई, और उसका एक वायसराय वो भारत में रहेगा, और प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए संविधान बनने में इन सब का योगदान है कि कैसे कैसे नियम बनते गए। तो नियम कैसे बने, तो उसके बाद फिर से नियमों में सुधार हुआ। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है कि मार्लेमेंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 में। तो 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, और इसी में आता है सांप्रदायिक निर्वाचन। ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा इसको कि सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार कब हुआ, तो 1909 में। और किस सुधार में, तो मार्लेमेंटो सुधार। दूसरा इसी में पूछता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन मतलब केवल एक ही शासन नहीं है, दो भाग में विषय बढ़ गए। आधे विषय अंग्रेजों के हाथ में थे और आधे विषय जो भारतीय थे उनके हाथ में, तो ऐसे दो भाग में विषय बांट दिए गए। तो ये इसे द्वैध शासन कहते हैं। तो द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1919 में। तो इसमें दो चीज पूछता है बार बार, एक सांप्रदायिक निर्वाचन पूछता है तो 1909 मार्लिमेंटो, और द्वैध शासन पूछता है जिसमें आएगा तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 10 साल का अंतर है, 1909 और ये 1919। और 1919 का जो सुधार था, इसी के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार वोट देने का अधिकार भारत देश में कब मिला, तब वो मिला 1919 में महिलाओं को। उसके पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें, तो भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ है तो हर महिलाओं को अधिकार मिल गया है। स्वतंत्र भारत में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और महिलाओं को अधिकार था। लेकिन कई ऐसे देश हैं, बहुत सारे देश हैं जो स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ उनको महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कई कानून, कई नियम पहले से लगे हुए थे। लेकिन भारत देश में भारत को स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अगर हम बोलेंगे पहली बार कब मिला, तो वो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। अब देखिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आया संविधान बनने में, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और जिससे अधिकतर चीजें ली गई है, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसे अंग्रेजों ने बनाया, और इसी के जो बिंदु हैं, इसी में जो जो नियम का उल्लेख है, उसका 70% हिस्सा सीधे ही सीधे संविधान में ले लिया गया है। और बाकी सब बहुत कुछ चीजें जो दूसरे देशों से आई, तो कहां कहां से आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। अब इसमें शक्ति संतुलन किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उसे केंद्र सरकार में लागू किया गया, प्रांत से अब केंद्र में आ गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी जो है, इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। इसके बाद एक अधिनियम और आया जिसको बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या किया गया, जो माउंटबेटन थे, जो भारत के वायसराय थे, अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने एक अधिनियम लाया था, कहां से, ब्रिटेन से, वहां से लाया गया, और उसमें लिखा था कि भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा। कब हो जाएगा, 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक को कहा जाएगा भारत और दूसरे को पाकिस्तान। और इसमें जो रियासत हैं, उन रियासतों को छूट दी गई कि आप भारत में भी शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, उनको छूट दी गई। तो बहुत सारे जो रियासत थे वो तो भारत में शामिल हो गए, लेकिन कुछ रियासतें थी जो शामिल नहीं हुई थी। आपको मालूम होगा हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब शामिल नहीं हुए थे। बाद में इनको शामिल कराया गया, तो शुरू में ये शामिल नहीं हुए थे। तो भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके तहत जो सिरिल रेडक्लिफ थे, एक व्यक्ति थे सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने क्या किया, लाइन खींच दिया। क्या लाइन खींच दिया कि ये सीमा, इस लाइन के इधर पाकिस्तान है और इस लाइन के इधर भारत है। तो उस समय जो पाकिस्तान बना, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान जिसका वर्तमान नाम है बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान जिसका नाम है पाकिस्तान। तो भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी, दोनों दिशाओं में पाकिस्तान थे। और दोनों दिशाओं में जो लाइन खींचा गया, उस लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा, जिसको सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा है। इसके बाद
अब क्या हुआ, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन की जो शुरुआत हुई 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन हुआ। और ये गठन करने के बाद संविधान सभा में 22 समितियां बनाई गई थी। कुल 22 समितियां थी, जिसमें 8 महत्वपूर्ण समितियां थी। और इन समितियों का काम था, अलग अलग काम सबका बटा था। केंद्रीय समिति अलग, झंडा समिति अलग, प्रारूप समिति अलग, ऐसे अलग अलग समितियां थी। सभी समिति अलग अलग कार्य करते थे, सभी का अलग अलग अध्यक्ष था। जैसे केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे 22 समितियां बनी थी और सभी समितियों का अलग अलग कार्य था और वो सब अलग अलग कार्य करते थे। बैठक होती थी इनकी। तो जो पहली इनकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, तब वहां पर एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि संविधान सभा का पहला कोई भी अध्यक्ष। तो उस समय जो सबसे सीनियर था, अब अध्यक्ष कैसे चुनते हैं, जो सबसे सीनियर है, सबसे अनुभवी है, वयोवृद्ध है, उसको चुन लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अस्थायी तो चुन लिए, अब बारी थी स्थायी अध्यक्ष चुनने की। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग हुई और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर को, देखिए 2 दिन का गैप है, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, 11 को स्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की। उद्देशिका मतलब संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कहते हैं, उन्होंने प्रस्तुत की, वही प्रस्तावना बना है। तो ये 13 अगस्त को, 2 दिन का गैप है। 9 तारीख को याद रखिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 अगस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्तुत की थी। अब ये हुआ और निर्माण करने में, पूरे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब देखिए ये प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो ड्राफ्ट करती थी, बहुत सारे चीज बनाए, सब अपना अपना लिख कर देते थे। तो उसको मेन ड्राफ्टिंग करने का काम प्रारूप समिति का था। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इनका काम था कि जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है, उसको तैयार करना पूरा, कि कैसा रहेगा ये ड्राफ्ट। जब भी कोई भी हम लेखन कार्य करते हैं या कोई भी हम बुक लिखते हैं तो हम उसका ड्राफ्ट बनाते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है, फिर सेकंड ड्राफ्ट बनता है, फिर थर्ड ड्राफ्ट, ऐसे करके फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचते हैं। तो अलग अलग उसके चरण होते हैं। तो इन्होंने वो ड्राफ्टिंग किया और ड्राफ्टिंग करने के बाद इन्होंने संविधान का पूरा निर्माण कर दिया। तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी इसमें 7 सदस्य थे और इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही सबसे महत्वपूर्ण इनका काम था, क्योंकि जब भी पूरा अलग अलग सब बना रहे हैं, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, सबको ड्राफ्ट करना थोड़ा कठिन कार्य था। तो ये ड्राफ्टिंग हुआ। अब हमारे संविधान में जो कहां से चीजें ली गई, तो सबसे पहले 70% चीजें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, और इसके अलावा 10 देशों से चीजें ली गई हैं। तो 10 देशों से चीजें ली गई। तो कहां से क्या क्या लिया, ये कई बार पूछता है, जोड़ी बनाने में पूछता है। तो आप याद रखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय शासन प्रणाली। ये आता है बार बार, संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन या विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें संसदीय शासन प्रणाली है तीनों में से, जिसको कई बार पूछा है। फिर पूछता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो बहुत बार बार इसको पूछता है मौलिक अधिकार को, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना का विचार, ये सब अमेरिका से। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निदेशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किस लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये, या सिद्धांत है किस चीज के, राज्य के, मतलब स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपीएसपी। तो इसमें राज्यसभा में मनोनयन, तो आयरलैंड आएगा तो सीधे सीधे निशान लगाना है नीति निदेशक तत्व, तो इसी को लेता है वो, चाहे कोई भी एग्जाम हो।
कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति, तो कनाडा से संघीय ढांचा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची, सूची क्या होती है? 3 प्रकार की सूची होती है जो हमारे अनुसूची में 7 में है, हमारे संविधान के अनुसूची 7। 3 प्रकार की जो सूचियां होती है, पहले को बोलते हैं केंद्र सूची, दूसरे को बोलते हैं राज्य सूची और तीसरे को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची, सुचिता मैम कुछ कहना है आपको? नहीं तो सर, चलिए मैं है ना हाँ। सर, आप मेरा नाम है निक नेम, इसलिए हंसी आ रही थी। और अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ठीक ठीक ठीक। क्षमा चाहूंगी सर। सूची, हाँ हाँ, तो आपका नाम है तो आपको अच्छे से याद होगा। आप हाँ। समवर्ती सूची, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। तो केंद्र सूची क्या होता है? जिसमें जो कानून है केंद्र बनाएगा। राज्य सूची जिसमें कानून राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची जिसमें कानून दोनों बना सकते हैं। तो शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? यदि प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? शिक्षा किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची, बहुत बढ़िया। क्यों समवर्ती सूची? समवर्ती सूची का विषय है क्योंकि राज्य सरकार भी स्कूल खोलती है, केंद्र सरकार भी स्कूल खोलती है, दोनों। लेकिन 42वां संविधान संशोधन से पहले यह केंद्र सूची का विषय था। 42वां संविधान 42 जो संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, उस समय इसको समवर्ती सूची में लाया गया, उसके पहले नहीं था। ठीक है, तो शिक्षा वाला पूछ लेता है प्रश्न, क्योंकि टेट हमारा सी टेट है, शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए याद रखिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और कब आया समवर्ती सूची में? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अब जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपात उपबंध। आपात उपबंध मतलब आपातकाल में क्या क्या नियम होंगे, मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाएगा, तो ये सब आपात उपबंध कहां से? जर्मनी से लिए गए। रूस से मौलिक कर्तव्य, ये भी बहुत पूछता है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार तो यूएसए है, अमेरिका है, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये अपना सर मौलिक कितने कर्तव्य देशों का क्या बोले सर? मौलिक कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य रूस से, यूएसएसआर बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें देश छूटा हुआ है, फ्रांस है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक स्वरूप जो है, गणतंत्र वाला जो स्वरूप है या लोकतंत्र वाला जो स्वरूप है, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। एक फ्रांस बच गया और एक जापान बचा है। जापान से प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता जो इसमें नहीं आया है, पीपीटी में नहीं है वो, इसलिए और बता दूं तो 2 देश छूटा हुआ था, क्योंकि 3 3 6 यहां पर है और 2 इधर पड़े हैं, 8। और उसके बाद बताया फ्रांस और जापान। तो इस प्रकार 10 देश। अब देखते हैं कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो यदि प्रश्न आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो क्या लिखेंगे? संविधान की प्रस्तावना को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है अनुच्छेद 32 को। बहुत बढ़िया। यहाँ पर संवैधानिक उपचार। हाँ, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको कहा है? प्रस्तावना को। तो हाँ, तो प्रस्तावना जो था, इसमें संशोधन केवल एक बार ही हुआ है आज तक, और वो भी कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसी को मिनी संविधान भी बोलते हैं, मालूम है? 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान, लघु संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे संशोधन इस समय हुए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या शब्द थे? जिसको मैं बताया था कोडवर्ड, आपस, आ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्षता, और स से समाजवाद। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वही है। तो याद रखिए, आपस, अखंडता,
पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए हैं और उसके बाद आज तक संविधान की प्रस्तावना में कुछ चीज नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए इसी के तहत क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 का जो फैसला था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती ने केस लगाया था जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अलग नहीं है प्रस्तावना, ये संविधान का अभिन्न अंग है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो प्रस्तावना बता रहा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आज भी कोई सरकार इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती, हालांकि उसको संशोधित कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये 1973 का जो था बहुत ऐतिहासिक फैसला था। अब देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा है कई बार, मैं आपको एक बार म्यूट कर देता हूं, कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं सभी को म्यूट कर देता हूं। सर थोड़ा स्लो। हाँ हाँ ठीक है। अब ये प्रश्न जो आता है एकदम सरल प्रश्न है। आज आपकी आवाज धीमी आ रही, मेरी आवाज धीमी, आवाज कम है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं तो सामने में ही बोल रहा हूँ, मोबाइल एकदम मेरे फ्रंट में है और आवाज अच्छे से आ रही होगी। हाँ चलिए, ये जो है लागू होने की तिथि और अपनाने की, एडॉप्टेड और इनफोर्स्ड, ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछता है कि भारत देश ने संविधान को कब अपनाया, किस तिथि को अपनाया। तो यदि अपनाने की बात आ रही है तो हमने इसको 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था और बहुत सारी चीजें जो थी वो लागू भी हो गई थी, कंप्लीट लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कुछ चीजें हैं वो लागू हो गई थी, इसलिए जब भी प्रश्न आएगा कि कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को, कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान दिवस कब मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं, और अंतिम बैठक कब हुई थी तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। 26 जनवरी तक क्यों इंतजार किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को जब स्वतंत्र हम नहीं हुए थे ना, उसके पहले हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे। इसलिए मनाते थे क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और अपने आप को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर दिए थे भारतीय। तो रावी नदी के किनारे पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वहां पर अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिए और हर साल उसके बाद से हर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता था और स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। अब ये चलता गया, लेकिन हमको स्वतंत्रता कब मिली, 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को। तो हम 15 अगस्त को हम मनाने लगे। अब 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, तो यह डेट जो था 26 जनवरी जो हर साल मनाते आ रहे थे, इसको भी तो याद रखना था, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे। इसको देखते हुए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का फैसला लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस दिन भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और बहुत जोर शोर से मनाते हैं। साथ ही साथ जो हम अपने तिरंगे को क्या करते हैं, फहराते हैं, तिरंगा फहराया जाता है। तो जो हमारा संविधान है ये जीवित दस्तावेज कहलाता है। जीवित दस्तावेज क्यों कहलाता है, क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान संशोधन होता है, इसीलिए जीवित दस्तावेज है। और यह दुनिया का, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यदि मैं बात करूं कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है पहला जो है वो लिखित है, लेकिन वो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, और भारत देश का बहुत बड़ा संविधान है लिखित। और अलिखित कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है।
ठीक है, इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद क्या कहते हैं। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो मूल जो संविधान बना तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। जब ये मूल रूप से जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी। बाद में समय समय पर उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4 अनुसूची और जुड़ गई है और अब 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद की संख्या भी अब बढ़ गई है। हालांकि सिलेबस सीक्वेंस में अगर जाएंगे तो वो 395 नंबर तक जाएगा, लेकिन और बीच बीच में बढ़ गया है। तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, राज्य का संघ है ये। भारत अर्थात इंडिया, तो पहले भारत शब्द आता है फिर इंडिया आता है, और यह राज्यों का संघ है। राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसमें पहला अनुच्छेद कहा, पहला अनुच्छेद क्या बोल रहा है, यही पहला अनुच्छेद है कि भारत अर्थात इंडिया और भारत जो है वो राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में बाहरी प्रवेश के बारे में है कि संसद उन राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। तो जैसे सिक्किम का विलय हुआ, दादर नगर हवेली का विलय हुआ, तो ये सब हो गए थे। नागरिकता नहीं है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। 1 से 4 तक में किसका उल्लेख है, देखिए भारत में क्या है, नया राज्य बनना या किसी राज्य को शामिल कर लेना, तो ये सब चीज है। तो अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 3 में लिखा है कि संसद किसी भी मौजूदा राज्य का नाम, उसकी सीमा और उसका क्षेत्र बदल सकती है, 2 राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो कई राज्य बने हैं। अब देखिए इसमें 4 में बोल रहा है कि विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई विशेष संशोधन नहीं चाहिए, साधारण बहुमत से ही राज्य बन जाएगा। अब साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत बोलते हैं 50% से एक ज्यादा साधारण बहुमत है। विशेष बहुमत की जब बात करेंगे तब उसमें आएगा 2/3 सदस्य जब करेंगे तब वो विशेष बहुमत। तो जैसे अभी चल रहा है ना, अभी फिर से पेश होने वाला है क्या चीज का, हमारे जो लोकसभा है और विधानसभा है, इसकी जो सीट है या इसका पुनर्गठन होने वाला, मतलब सीट बढ़ने वाली है, तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, साधारण बहुमत में नहीं होगा वो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो बहुमत उसको जुटाने में भिड़ी हुई है ताकि विशेष बहुमत के तहत जो सीट है वो बढ़ जाए। अब भाषा बनाम प्रशासन, अब देखिए शुरू में क्या हुआ कि धर आयोग बना और जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति और धर आयोग, इन्होंने नया राज्य बनाना था तो इनको बनाए थे कि चलो नया राज्य आपको बनाना है, तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनने को खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य नहीं बनेगा। तब क्या हुआ, उसी समय 1953 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया था और इनके भूख हड़ताल के कारण, मतलब इतना जो लंबा इन्होंने भूख हड़ताल किया और बहुत विरोध हुआ, इस कारण 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य। लेकिन जब मूल संविधान बना उस समय हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में ये 6 बन गए थे, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भाषाई आधार पर जो पहला बना उसका नाम है आंध्र प्रदेश, जहां पर तेलुगु भाषी लोग जो थे उनके लिए यह राज्य बना। बाकी भाषाई आधार पर तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। कौन कौन रिजेक्ट कर चुके थे, धर आयोग भी रिजेक्ट कर दिया था और जेवीपी समिति जो थी वो भी रिजेक्ट कर चुकी थी कि भाषाई आधार पर नहीं बनेगा। फिर फजल अली आयोग जो बना, फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। अब देखिए यहां से फिर राज्य बनता गया। और अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, कोई बता पाएंगे, कमेंट में लिखिए। अभी वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत देश में, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? ठीक, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य हैं।
क्यों 28 हो गए? 29वां राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन 28 ही है अभी। क्यों 28 है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर को जो राज्य का जो दर्जा है उसको हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश उसको घोषित कर दिया गया। तो जम्मू जो कश्मीर है वो राज्य नहीं है, इसलिए कम हो गया 28। और साथ ही साथ क्या था, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गया था। कौन 2 बढ़ा था? जम्मू के कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित, तो 9 हो गए थे। अब 9 हो गए थे तो फिर क्या हुआ, दमन दीव और दादर और नगर हवेली, इन दोनों को फिर से कंबाइन कर दिया गया। दमन दीव, दादर, नगर हवेली एक साथ हो गए। तो क्या हुआ, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित थे, अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाने लगे, इसलिए फिर से संख्या जो है वो 8 हो गई। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए इसके लिए अब ये जो बना है, कब कब बना है, इसका सीक्वेंस हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक कोड वर्ड बताता हूं। तो कोड वर्ड है, आप पहले नोट करिए, फिर उस कोड वर्ड को डिटेल में जाएंगे कि कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ है। 1956 में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ती गई। तो इसका जो कोड है वो है आम गुनाह, नोट कर लीजिए, आम, आम मैंगो वाला आम, आम गुनाह ही, आम गुनाह ही मेघ मंत्र, मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। देखिए एक लाइन है, इस लाइन को यदि याद रख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य किस सीक्वेंस में बने हैं। ये कोड है कि आप इस सीक्वेंस जान सकते हैं कि 1956 के बाद फिर कौन बना, उसके बाद कौन, कई बार ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, आम गुनाह ही। अब आ से क्या हुआ, आम, डिटेल में बता रहा हूं, आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। ठीक है, तो आ से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। हालांकि 1956 के पहले बन गया था, 1 अक्टूबर 1953 में बन गया था, लेकिन आ से याद रखिए सबसे पहला भाषाई आधार पर जो बना है, तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। म, आम में म आ गया, म मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर गु से गुजरात, आम गु ना ह, तो आप जान सकते हैं, फिर तो गु से गुजरात नाम आता है। तो पहले महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने, 1960 में बने हैं इन लोग। कहां से अलग हुए थे? बंबई राज्य से, पहले बंबई राज्य था, बंबई स्टेट था, तो बंबई राज्य से अलग हुए महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। तो आम हो गया, गु हो गया, ना से कौन सा राज्य हुआ? नागालैंड, नागालैंड बना 1963 में। फिर ह से कौन सा स्टेट का नाम आता है? हरियाणा। फिर कौन सा स्टेट बन गया? हरियाणा। फिर आगे बताइए क्या आ रहा है? ह से हरियाणा हो गया 1966 में, 1966 में। ही आया, ही से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में, 1971 में हिमाचल है। फिर आ गया मेघ, मेघ, मेघ से कौन सा है? मेघालय, वेरी गुड, बहुत शानदार, मेघालय 1972 में। मन, मन आया है, मन मतलब, मन नाम का कोई है क्या? मन से शुरू होता है कोई राज्य? मणिपुर, मन से मणिपुर बोलते हैं या मणिपुर बोलते हैं, तो मणिपुर, ये भी 1972 में। फिर आया त्र, त्र आया है, त्र मंत्र, मन से मणिपुर हो गया, त्र से त्रिपुरा, वेरी गुड, त्रिपुरा 1972 में ही। सी आ गया, मंत्र सी, सी से सी, सिक्किम, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। तो सिक्किम जो है 1975 में। फिर क्या आ गया? ग आ गया, ग, देहरादून कहाँ राज्य है भाई? देहरादून कमेंट कर रहे हैं,
ग से गोवा। गंगटोक भी कहां से, गंगटोक को राज्य मत बनाइए, सिक्किम की राजधानी है गोवा। फिर अर, गर्मी में अर आ रहा है, अर। अर से क्या हुआ, अर से कौन सा राज्य हुआ, तो गोवा जो बना है 1987 में, 1987 में गोवा बना है। और अर से अर, अर नहीं, र नहीं, अर, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो बना है ये भी 1987 में बना है। और मी से, मी, मी से मिजोरम, वो भी 1987 में बना है। ठीक है, अब मिजोरम के बाद क्या 1987 के बाद कोई राज्य बना, तो 1987 के बाद सीधे सीधे आते हैं 2000 में। 2000 में आते हैं तो 3 राज्य बना है। कौन कौन सा 3 राज्य, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। तारीख भी है 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, उत्तराखंड है 9 नवंबर को। और 15 नवंबर को है झारखंड, क्योंकि 15 नवंबर को जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन पड़ता है 15 नवंबर को। तो झारखंड के निर्माण में, या झारखंड के थे वो बिरसा मुंडा जी, इसलिए उन्होंने 15 नवंबर को चुना। और छत्तीसगढ़ ने 1 नवंबर को चुना। क्यों 1 नवंबर को चुना, क्योंकि मध्य प्रदेश का निर्माण भी 1 नवंबर को हुआ था, और मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है, मातृ राज्य से अलग हुए हैं, इसीलिए 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर इस प्रकार बन गए। फिर उसके बाद अब यहां तक तो राज्य बन गए। फिर अगला राज्य 2014 में, 2014 में बना, फिर से बताएं, सुनाई नहीं दे रहा है तो पूरा मैंने बता दिया है कि आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, ही से हिमाचल, मेघ से मेघालय, मन से मणिपुर, त्र से त्रिपुरा, सी से सिक्किम, फिर ग से गोवा, अर से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और 2014 में तेलंगाना। ये अपना सीक्वेंस हो गया पूरा पूरा, याद हो गया। आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, बस दे सकता है से कुछ नहीं है। आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी, यहां तक, सी गर्मी, गर्मी तक, यहां तक याद रख लीजिए। तो पूरा सीक्वेंस 17 ही हुआ बोल रहे हो, अरे 17 इसलिए हुआ है क्योंकि पहले क्या था, 14 जो था, 14 राज्य, जो राज्य छूट गए वो सभी फजल अली जो आयोग था इनके तहत बन गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पहले बन गए थे। ठीक है, जो बाद में बने उनका सीक्वेंस मैंने बताया है। तो ये देखिए यहां पर भी आपको मिल रहा है, यहां पर 1960 बंबई का विभाजन हुआ, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले, गुजरात गुजराती बोलने वाले। फिर उसके बाद पंजाब पहले ही से था, पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब से हरियाणा आ गया। फिर हिमाचल प्रदेश था, पहले यूटी था, है ना, केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1971 में पूर्ण राज्य बना। गोवा भी पहले यूटी था, बाद में पूर्ण राज्य बना है। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन हुआ था, सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एक जो मैं बताया उसको याद रखिए, आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी। फिर उस उतने में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किसके बाद बना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा है और ये सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, ये यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
अब देखिए नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, सभी को मालूम है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? कई देश में दोहरी नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि भारत का जो भी व्यक्ति है वह पूरे देश का एक ही नागरिक है, अपने राज्य का अलग नागरिक नहीं है। कई देश में ऐसा है कि वो राज्य का अलग नागरिक होता है और भारत अपने देश का अलग नागरिक होता है, दोहरी नागरिकता चलती है। इसका मतलब दोहरी नागरिकता का अर्थ ये नहीं है कि वो भारत का अपने देश का भी है और दूसरे देश का भी नागरिक है, ऐसा नहीं। दो देश का नागरिक तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी, वो एक ही देश का नागरिक होगा। लेकिन कई देशों में दोहरी नागरिकता चलती है, इसका मतलब है वो अपने देश का भी नागरिक है और अपने राज्य का भी नागरिक है। तो ऐसा डबल सिस्टम चलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में चलता है दोहरी नागरिकता, केंद्र का भी है राज्य का भी है। तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इस विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसलिए नागरिकता का जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय है। तो ये गृह मंत्रालय, संसद के पास शक्ति है। ठीक है, ये बाकी सब है, लेकिन इससे उतना नहीं पूछता। तो हमको याद रखना है कि 5 से 11 तक, ये भी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो नहीं पूछता है। और फिर तरीके हैं, तो तरीके कैसे कैसे नागरिकता पा सकते हैं? तो जन्म से, बाई बर्थ, वंश से, बाय डिसेंट, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से, क्षेत्र समाविष्टि से। क्षेत्र समाविष्टि मतलब दूसरा कब्जा कर लिया भारत बगल वाले जगह को, अपने में शामिल कर लिया, तो वो लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ऐसा है। देशीकरण है कि 12 साल तक निवास करो यहाँ पर। पंजीकरण 7 साल भारत में रहो, फिर पंजीयन के लिए अप्लाई करो। तो ऐसा ये अलग अलग तरीका होता है कि हम नागरिकता ले सकते हैं। वैसे हम सब भारत के नागरिक हैं क्योंकि जन्म से हम यही हैं। नागरिकता की समाप्ति, तो नागरिकता की जो समाप्ति है वो कैसे होगी? या तो स्वैच्छिक कोई त्याग कर दिया, खुद से छोड़ दिया नागरिकता, या दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता कोई लेगा, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और कई बार कोई कुछ गलत कर रहा है, शत्रु की मदद कर रहा है, या हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन भी सकती है, वो छीन लेती है। अब देखिए ये सब तो उतना ये नहीं आएगा। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ से मौलिक अधिकार, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या था? एक अधिकार पत्र था जिसे इंग्लैंड के एक राजा ने इसको निकाला था। अधिकार पत्र मजदूरों के लिए एक बहुत वहां पर निकाला था। और ये अधिकार पत्र जो मैग्ना कार्टा है ना, इसके तहत ये हो गया था कि राजा बड़ा नहीं है, राजा से बड़ा कौन है? कानून। सबसे जो बड़ा है वो कानून है। वैसे ही हमारा जो मौलिक अधिकार है, यह हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है और इसका हनन कोई नहीं कर सकता। इसका हनन कोई किया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है यदि मूल अधिकार का हनन हुआ। तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। तो संविधान का भाग 3 कौन से भाग में है? भाग 3 में है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत का संघ, मतलब भारत राज्य का संघ है, ये सब लिखा है। कौन से? भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में है। भाग 3 है, तो भाग 3 जो इंपॉर्टेंट है यह है मूल अधिकार। और भाग 4 जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें है नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 क ये भी पूछ लेता है, भाग 4 क में क्या है? तो भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। तो भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, भारत संघ के बारे में है पूरा भाग 1। भाग 2 किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में है। भाग 3 मूल अधिकार के बारे में है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व के बारे में है। भाग 4 का मूल कर्तव्य के बारे में। तो ये जो इस स्रोत जो है मूल अधिकार का, बहुत प्रश्न पूछा है मूल अधिकार से। तो और ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, वहां पर जो बिल ऑफ राइट्स है उससे लिया गया है। ये वाद योग्य है। देखिए वाद योग्य, ये शब्द यदि आ गया, वाद योग्य मतलब होता है कि इसे कोर्ट में चैलेंज, मतलब वाद योग्य है कि जो भी अगर हनन करेगा, तो जो भी हनन करेगा तो सीधे आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 12 है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो 5 से 11 तक देखिए, 1 से 4 तक क्या था? भारत संघ के बारे में।
5 से 11 नागरिकता के बारे में, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार के बारे में है। तो मूल अधिकार के बारे में क्या क्या चीज है, तो 12 में पहले तो परिभाषा लिखा हुआ है, 13 में उसकी न्यायिक समीक्षा लिखा हुआ है, और 14 से फिर स्टार्ट हो जाता है जो मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो 14 से 18 तक कौन सा है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसको समता का अधिकार बोलेंगे, समानता। तो उसमें फिर अनुच्छेद 14 है, ये बोलता है कि विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून के लिए सब बराबर हैं, विधि के समक्ष समता 14 में। 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 15 में है। 16 में है सबको समान अवसर मिले, अवसर की समानता, जिसमें आरक्षण का जो विषय है इसी में है 16 में, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे वो ST SC OBC आरक्षण हो, ये सब जो 16 नंबर का जो है अनुच्छेद उसमें है। 17 है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता, उसका अंत हो गया है। 18 में उपाधि का अंत है, उपाधि जैसे पहले अंग्रेज लोग देते थे उपाधि अलग अलग, कई प्रकार की उपाधियां अंग्रेज देते थे, सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, महाराजा की उपाधि, राजा की उपाधि, कई प्रकार की जो उपाधि देते थे उसका अंत कर दिया गया है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे शिक्षा और सेना में अभी भी कर्नल जो रैंक है उनको मिलता है, वो एक प्रकार की उपाधि है, तो वो अभी भी है। पद्मश्री जो पुरस्कार है या भारत रत्न, तो ऐसी उपाधि को अपवाद स्वरूप माना गया है। अब अगला चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है 14 और 15 में क्या है, तो 14 है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। और 15 है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ, ये कहता है अनुच्छेद 15। अब देखिए जो 19वां जो है, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, तो जिसमें 19वां जो है इसमें बहुत सारी आजादी मिली हुई है। क्या क्या आजादी मिली हुई है, बोलने की आजादी, आप बोल सकते हैं, कहीं पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। इसी के तहत प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है, प्रेस मतलब मीडिया को, मीडिया कहीं भी जा सकती है, स्वतंत्र है मीडिया, मीडिया को स्वतंत्रता मिली हुई है। बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, कोई गलत सभा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बिना हथियार के कर सकते हैं। संगठन बना सकते हैं, बहुत लोग ग्रुप बनाते हैं, पार्टीज बनाते हैं, वो बनाने का है। पूरे देश में घूम सकते हो, देश में कहीं भी बस सकते हो, देश में कहीं भी जमीन ले सकते हो, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं ले पाते थे, अब वहां भी ले सकते हैं। 370 खत्म कर दिए, तो 370 खत्म हुआ तो वहां पर भी हो गया, जम्मू कश्मीर में। तो पूरे देश में कहीं भी रहने, बसने, घूमने, व्यापार करने, इस सब चीज की आजादी, स्वतंत्रता मिली हुई है। अभी क्या कमेंट आ रहा है, थोड़ा मैं देख लेता हूं। क्या संविधान की बुक, देखिए संविधान की अगर बुक बोलेंगे ना तो फिर बहुत सारी बुक आती है। अगर आप बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी की, पूरा डिटेल अगर पढ़ना है, बहुत डिटेल में है, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक। और है एक कश्यप की बुक है, जिसको भी पढ़ते हैं वो भी अच्छी बुक है। इसके अलावा और भी कई बुक आती हैं, तो आपको अगर तैयारी करनी है तो मैं ये वाला दे दूंगा, इसमें पूरा डिटेल दिया है। अभी जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा पूरा डिटेल है इसमें, इसी को बस पढ़िए, क्योंकि इतना डीप में वो ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बहुत डीप में बात करता है, एकदम डीप में, एक एक अनुच्छेद को पूरा विस्तृत उसमें दिया हुआ है, इसलिए उतना विस्तृत हमको पढ़ना नहीं है। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको अपनी तैयारी और करना है, हरिराम पटेल ठीक है, जहाँ हरिराम पटेल का भी शॉर्ट रहता है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो उसको पढ़ सकते हैं, उतना ठीक है। हाँ तो चलिए, अगर अगला है जो अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब कि किसी को एक ही गलती के लिए, एक ही गलती किया 2 बार उसको सजा नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, और सजा उसी कानून से मिलेगी जो अपराध करते वक्त लागू था। मान लो बाद में कानून बन गया है तो फिर बाद वाला लागू नहीं होगा। तो ये यहाँ पर है, दोष सिद्धि से संरक्षण है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये है। फिर उसके बाद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, और इसी के तहत शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में ही एक ए जोड़ा गया है, जिसको 21A बोलते हैं या 21 क बोलते हैं।
21 क भी वही है और 21 ए भी वही है। इंग्लिश में 21 ए बोला गया है और हिंदी में 21 क बोला गया है। तो यह है, इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002। बीएड के एग्जाम में कल आया था, बहुत बढ़िया, बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग एकदम याद रखिए। 86वां संविधान संशोधन के तहत 21 ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो 11वां मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भी एक बढ़ा था और शिक्षा का जो अधिकार है उसको, जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत 21 ए या 21 का जोड़ा गया। अब 22 है, जो अनुच्छेद 22 है, तो उसमें गिरफ्तारी और शोषण, वकील लेना है, 24 घंटे में पेश करना है, ये सब चीजें। तो कुछ बिंदु और है जिस पर मैं आगे भी बात करूंगा आपको। अब अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध की कोई भी, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, तो ये 23 वाला उतना नहीं पूछता प्रश्न में, लेकिन 24 को जरूर पूछता है, बार बार पूछता है, कई बार आ गया है कि बाल श्रम निषेध, क्योंकि हमारे ये स्कूल से रिलेटेड है, हमारे शिक्षा का अधिकार में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसीलिए अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा, ये वाला पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है। दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 वाला मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी वाला है। अब देखते हैं कि 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, आजादी है। और सिखों को जो लोग रखते हैं ना 5 क जिसको बोलते हैं, कृपाण, केश, कड़ा, कच्छा, ये ऐसा कुछ का 5 क है, तो वो क रखने के लिए 5 जो क है इसमें कृपाण शामिल है, उसको रखने का उनको अधिकार है, वो उसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमको अगर लेकर के कहीं जाओगे ना, ट्रेन में बैठ गए या एरोप्लेन में चल दिए तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। केवल सिख लोगों को इससे छूट मिला हुआ है क्योंकि वह उनके धर्म का हिस्सा है। अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, 27 है धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, और 28 है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी भले बोला है, लेकिन यदि पालक तैयार हैं पूरे तो वहां पर धार्मिक शिक्षा को दी भी जा सकती है, ऐसा भी छूट भी दिया हुआ है। तो धार्मिक शिक्षा वैसे सरकारी स्कूल में तो नहीं दी जा सकती, लेकिन पालकों के सहमति से, अगर पालक उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो वहां पर दी जा सकती है। और कुछ चीजों को, जैसे सरस्वती वंदना है, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है, मंत्र है, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है, तो इनको छूट दिया गया है कि मंत्र हैं जो कुछ ऐसे मंत्र जो विशेष किसी पूजा पद्धति से जुड़े नहीं है, सरस्वती वंदना ये किसी पूजा पद्धति से विशेष नहीं जुड़ा है, इसलिए उनको छूट दे दी है। संस्कृति और शिक्षा, तो अल्पसंख्यक के लिए कुछ नियम बने हैं कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 29 है। और 30 में वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, तो शिक्षण संस्थान खोलते भी हैं, मिशन स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, ये सब चलाने का अधिकार अल्पसंख्यक को मिला हुआ है। संवैधानिक उपचार, इससे कई बार पूछा है, बार बार पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा, हृदय माना है, तो आत्मा भी माना है, हृदय भी माना है, तो ये कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इसमें क्या है कि जब मौलिक अधिकार का हनन हो तो इसी के तहत हम जा सकते हैं, कहां पर? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। और यहाँ पर 5 प्रकार के रीट वो जारी करता है। तो 5 प्रकार के रीट ये भी कई बार पूछा है, तो याद रखिए। पहला रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर को प्रस्तुत करो, 24 घंटे के अंदर में पुलिस जो पकड़ के ले जाती है ना, 24 घंटे अंदर में उसको प्रस्तुत करना होता है कोर्ट के समक्ष। परमादेश, तो सरकारी अधिकारी के लिए कोर्ट बोलता है हम आदेश देते हैं, आप ऐसा करो, वो आदेश निकाल सकते हैं। प्रतिषेध, तो ऊपरी कोर्ट का निचली कोर्ट को रोकना, निचली कोर्ट कुछ कर रहा है तो उसको ऊपरी कोर्ट रोक सकता है प्रतिषेध रीट लगा करके। उत्प्रेषण, फैसले को रद्द कर सकता है उत्प्रेषण के तहत। और अधिकार परीक्षा, पूछ सकता है किस अधिकार से आपने ये कार्य किया। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के रीट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। फिर आपातकाल के नियम, तो ये हम सीधे पहुंच जाते हैं अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 3 ठो हैं
जिसको हम आपात उपबंध बोलते हैं, 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो 352 के तहत लगता है, और जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के तहत लगता है, और 360 वाला वो है वित्तीय आपात। तो आज तक नहीं लगा है वित्तीय आपात, हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 352 के तहत। कब लगा था? 26 जून 1975 को। मालूम है आपको? ये लगा था 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। तो ये लागू होते ही जो बोलने की आजादी है, अनुच्छेद 19 वो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाता है, फिर वो स्वतंत्रता यहाँ पर काम नहीं करती। लेकिन कुछ चीजें हैं जो 20 और 21 ये है सस्पेंड नहीं होते कभी भी, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, वही इंग्लिश में इमरजेंसी बोलते हैं आपातकाल, तो चाहे कुछ भी हो जाए 20 और 21 अगर पूछ लेगा कि कौन से जो अनुच्छेद हैं वह आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, नहीं तो बाकी सब निलंबित हो जाता है। तो 20 और 21 जो है दोष सिद्धि से संरक्षण और जीवन का अधिकार, ये 20 और 21 नहीं होते। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व कहां से शुरू होगा? 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो यह क्या होते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य सरकार के लिए एक गाइडलाइन है और नागरिकों के लिए एक आचरण संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। क्योंकि अनुच्छेद 51A में या 51 क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए हैं, नीति निर्देशक तत्व का है। ये किस लिए है? ये आचरण संहिता है कि इसको नागरिक का कर्तव्य है वो अपने में पालन करे इस चीज का। और बाकी सब जो है वह शासन के लिए है कि शासन इस पर क्या करे? नियम बनाए। किस लिए नियम बनाए? ताकि वह कल्याणकारी राज्य बना सके, कल्याणकारी राज्य, पूरे देश को एक कल्याणकारी राज्य बना सके, इसलिए वह नीति निर्देशक तत्व को बनाए। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 36 से 51 तक कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। स्पेन से प्रेरित है लेकिन नहीं पूछता, आप याद रखना आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? बार बार पूछेगा, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाना। तो के.टी. शाह का एक कथन है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। मतलब समझ रहे हो कि यदि आपके नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है या कानून नहीं बन रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा पाओगे। यह वाद योग्य नहीं है, इसमें सुनवाई नहीं होता। वाद योग्य क्या है? मौलिक अधिकार है, उस पर सुनवाई होता है। नीति निर्देशक तत्व का या मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य का अगर हनन हो रहा है तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए इसको क्या बोल दिया के.टी. शाह ने? एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। मतलब सरकार की इच्छा है तो इस पर वो कानून बनाएगी, नहीं है तो नहीं बनाएगी। गैर वाद योग्य है ये। अब आगे इसमें जो पूछता है उसको आप मैं ले आता हूं। जो पूछता है वो अनुच्छेद 41 पूछता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कि लोगों को, जनता को काम पाने का अधिकार है, कार्य दो उसको, ऐसा नहीं कि बेरोजगार रखे हो। शिक्षा दो, लोक सहायता दो, मनरेगा है, वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें तो ये गवर्नमेंट का लेकिन दिमाग उसके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। यहाँ पर जाओगे कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें एक जो आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है अनुच्छेद 45। क्या है अनुच्छेद 45? यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है, बताइए क्या है अनुच्छेद 45? अनुच्छेद 45 में लिखा है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। और शिक्षा का अधिकार किस में है? शिक्षा का अधिकार वह है अनुच्छेद 21 क में है। दोनों में ये अंतर है, 21 क में शिक्षा का अधिकार है और यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायत का गठन, तो इसको गांधीवादी विचारधारा भी बोलते हैं। गांधीवादी विचारधारा मतलब गांधी जी क्या बोलते थे? पंचायत का गठन, विकेंद्रीकरण की बात करते थे। विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं?
कहीं पर अगर कुछ नियम केंद्र हो जाए, एक ही व्यक्ति पूरा नियम बना रहा है, एक ही जगह से चल रहा है, वो केंद्रीकरण है। और वही अगर शक्ति बढ़ जाए नीचे तक, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो ग्राम पंचायत का गठन इसीलिए होता है ताकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। केंद्रीकरण में तो एक ही जगह पर रहेगा केंद्र में, विकेंद्रीकरण में नीचे तक अलग अलग जगह जाएगा। अब है ये अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कमेटी बन चुकी है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता है कि सभी धर्म में जो अलग अलग नियम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, एक ही नियम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है सबके लिए केवल एक ही नियम रहेगा, एक ही प्रकार का उत्तराधिकार कानून रहेगा, एक ही प्रकार का तलाक जो जो चलता है सब कुछ एक ही प्रकार का रहेगा। अभी क्या है, अलग अलग है, हिंदू के लिए अलग नियम है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, ऐसा अलग अलग है। तो वह यूसीसी जब आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो सबके नियम एक ही हो जाएगा। तो गोवा इसको लागू कर चुका है और साथ ही साथ उत्तराखंड ने भी इसको लागू किया हुआ है। उत्तराखंड भी लागू किया है, गोवा लागू कर चुका है और छत्तीसगढ़ भी इसको लागू करने वाला है। जैसे ये मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 45 का, यहाँ लिखा है 6 वर्ष से कम, 6 से 14 पूरा है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और 42वां संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण संरक्षण ये लाया गया, 48A में जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण विषय में आ सकता है प्रश्न, ये पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव की रक्षा, तो अनुच्छेद 48A कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान, लघु संविधान 1976 में। और फिर है अनुच्छेद 49 जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा करना, जैसे लाल किला, ताजमहल, ऐसे बड़े बड़े जो स्मारक है राष्ट्रीय महत्व के, इनकी रक्षा करना है। अब 51 इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51। और 51 का मूल कर्तव्य, ये है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस से। मूल संविधान में नहीं था, कब जोड़ा गया इसको, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी उसी में जुड़ा है। और किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। तो प्रारंभ में 10 थे और अब 11 हैं। 11 कब हुए, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उस समय एक कर्तव्य, मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जो पहले जो 10 थे अब वो 11 है। तो 1 से 4 क्या है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है। मूल कर्तव्य में क्या क्या चीजें हैं आपको एक बार बता देता हूं मैं। पहले में लिखा है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे में लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका आदर करें, उनके आदर्शों का पालन करें। तीसरे में लिखा है कि भारत की जो स्वयं प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथे में लिखा है कि देश की रक्षा करें, और जब भी बुलाएंगे आपको राष्ट्र की सेवा करने के लिए, इस सेना में आपको शामिल होना है, तो आप वहां पर जाने के लिए भी तैयार रहें। कभी भी अगर हमला हो गया दूसरे देश का तो बुला भी सकते हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है, छोटा मोटा होता है, बड़ा हमला नहीं हुआ है, तो वो आप मूल कर्तव्य में इसको भी शामिल किए हैं। फिर 5 में लिखा है कि समरसता और भाईचारा बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। 6 में लिखा है कि गौरवशाली संस्कृति का परिरक्षण करें, उस पर गर्व करें, उसकी रक्षा करें। 7वां में लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील, नदी की। 8वां में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानवतावाद विकसित करें। 9 में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति इसकी रक्षा करना। 10वां में लिखा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, हमेशा एक्सीलेंस की ओर, उच्चतम की ओर आगे बढ़ें। और 11वां जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसमें कि माता पिता या उसके पालक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको विद्यालय में भर्ती करें। अब देखिए जो तुलना अधिकार में और टीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व में और कर्तव्य में क्या है, तो मूल अधिकार जो है इसका हनन कोई नहीं कर सकता, करेगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए हम नहीं जा सकते कोर्ट, वह वाद योग्य नहीं है। पहला वाला वाद योग्य है, सुनवाई होगा मतलब वाद योग्य है। दूसरा वाला जो है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, और तीसरा जो है वो भी वाद योग्य
नहीं है। हम कोर्ट नहीं जा सकते कि कोई अगर अपमान कर रहे हैं कुछ चीज का तो डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकते, लेकिन इसमें कुछ कानून होता है, कुछ कानून बना करके वहां पर सजा दे सकते हैं। तो कई चीज में होता भी है सजा, लेकिन एकदम इसमें कोर्ट में जाओगे कि सजा हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद मैं ये संसद की संरचना ये वाला मैं बाद में लूंगा सेशन को। अभी हम चलते हैं सीधे अब क्वेश्चन आंसर की ओर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अब क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, उसके बाद हम ये संसद की ओर चलेंगे। 52 से अनुच्छेद 52 से जब जाएंगे तो क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूं। तो ये चलिए, कुछ प्रश्न मैंने तैयार किया हुआ है और इसका जवाब आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए प्रश्न को पढ़ने के लिए। और ये संविधान से रिलेटेड है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी इस पर चर्चा नहीं हुआ है अनुसूची पर, तो आपको बता दूं 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची है, तो जिसमें जो महत्वपूर्ण अनुसूची बता रहा हूं अनुसूची 7, अनुसूची 7 में संघ सूची है, समवर्ती सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है। राज्य, केंद्र और समवर्ती 3 है, ये 7वां में। 8वां में भाषाओं का उल्लेख है ना। 9 में है, तो 9 में बनाया गया है कि वो भू अधिकार से संबंधित है, उसमें कि अगर उसमें कुछ विषय डाल दिया जाए अनुसूची 9 में तो उसको कहीं पर भी फिर चैलेंज नहीं कर सकते 9 में। फिर 10 है, 10 में दल बदल कानून है। और 11वां जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, और 12वां जो है वो नगर पालिका या नगर पंचायत। तो 8 जो था मूल रूप से पहले था, 1 से 8 तक, 9, 10, 11, 12, तो ये 1, 51, 73, 74 ये संविधान संशोधन है कि पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया। 51, 1, 52 है, 52वां, हाँ 1, 52, 73, 74। 52वां जो हुआ है संविधान संशोधन 52 नंबर का, उसमें दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून लाया गया, उसमें क्या होता है कि आजकल क्या है कि दल, पहले क्या था, दल बदलते थे और उसी पार्टी हो जाते थे, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी। अब तो ज्यादा चाहिए, 2/3 चाहिए, 2/3 लोग जब जाते हैं तब वो फिर उनका सदस्यता रद्द नहीं होता। यदि कुछ लोग ही चले गए दूसरे दल में, भाजपा से कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में, या कहीं पर भी किसी भी में चले गए, तो दल बदल कानून लागू होता है। तो चलिए इस पर डिटेल में बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि 9 जो है कब हुआ, ये 1951 में जब पहला ही हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन 52वां हुआ, उसमें 10वां अनुसूची आया। फिर उसके बाद 73 में 11वां और 74वां संशोधन हुआ, उसमें 12वीं अनुसूची। तो 9 है भू अधिकार वगैरह से संबंधित है, 10वां दल बदल है, 11 ग्राम पंचायत है, 12 नगर पंचायत है। इतना याद रखिए। तो यहाँ पर कौन सा आएगा आंसर, अब टाइप कीजिए। मैं ये वाला नहीं बताया था इसलिए बता देता हूं। तो यहाँ पर 10, 11, 12, 9 तो क्लियर है 12। तो देखते हैं आंसर क्या है, 12वीं अनुसूची। और यहाँ डिटेल लिखा हुआ है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल हैं, ठीक है। 11वां किससे संबंधित है, पंचायती राज, पंचायत से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बताइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, सेक्युलर शब्द, बहुत बढ़िया, शानदार। 42 लिख रहे हैं, और बाकी लोग भी लिखिए क्या है 42। आप लोग को भी लग रहा है कि 42 है, कि 86वां है या 52 है। तो सभी को लग रहा है 42वां है। उत्तर भी देख लेते हैं। तो उत्तर है 42वां संशोधन, सही जवाब है आपका। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपस शब्द जोड़ा गया। आपस, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, आपस, आपस में याद रखिए। अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। ये देखिए प्रश्न इतने बार पूछता है। अब बताइए क्या उत्तर आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, अब ये तो 21 तो कहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए 21 का नहीं लिखा, 21 का तो है, ठीक है उत्तर। लेकिन यहाँ पर तो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार बोल दिया।
बताइए बताइए। डी बी ए, बहुत कंफ्यूजन है। डी बी ए, बी बी बोल रहे हैं। मेरे को लगता है फिर से बताना पड़ेगा, तो फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से सुनिए। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। याद हो गया? 14 से 18, 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22। अब देखिए 19 से 22 स्वतंत्रता, तो 21 किस में आ रहा है? 19 से 22 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता। तो अभी भी बी लिख रहे हैं क्या कई लोग? 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 31 का निरसन हो गया है जो संपत्ति का अधिकार था, डिलीट हो गया है, और 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद करिए, इसको अच्छे से याद करिए। 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, 31 गायब निरसन डिलीट, और 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 21 क में है, 21 क में है, मतलब 19 से 22 के बीच जो है स्वतंत्रता का अधिकार, और उत्तर है ए। इसलिए जो डी लगा रहे थे ना शिक्षा को देख करके, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, ये अल्पसंख्यक वालों के लिए है 29-30, सभी के लिए नहीं है। तो इसको क्लियर कर लो अच्छे से। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, डायरेक्ट नहीं पूछा तो। ये देखो नीचे लिखा है पूरा डिटेल में, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 21A स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, अब ये राज्यसभा पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी बताइए। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्या उत्तर होगा? सी, कई लोग बी भी लिख रहे हैं। राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल अलग अलग होता है, दोनों का बराबर नहीं होता है, समझ जाइए। चलिए उत्तर देखते हैं सी, और बहुत लोग इसका उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, और लोकसभा का कौन रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? उन्हीं सांसद से रहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति सांसद नहीं है, वो पदेन सभापति रहेगा राज्यसभा का। ठीक है, यह स्थायी होता है। पहले में लिखा है अस्थायी, तो राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। राष्ट्रपति जो रहता है वो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 2 का नहीं। इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन करेगा, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्य का करेगा। लोकसभा में 2 का और राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन करता है। ये देखिए नीचे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है कौन से अनुच्छेद में? यहाँ पर बिना ऑप्शन के मुझे बता देंगे, बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया है। अनुच्छेद 17। बहुत बढ़िया। तो चलिए ये बता दो कि अनुच्छेद 14
अब 17 तो बता रहे हैं सही उत्तर है, ये देखिए उत्तर भी 17 सही है, अस्पृश्यता का अंत है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता है, कानून के सामने सब बराबर। अब ये बताइए 15 में क्या है? 15 को बताइए, अनुच्छेद 15। समता का अधिकार या समानता का अधिकार बोलेंगे ना तो 14 से 18 पूरा आता है। हाँ, धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 18 को बताओ। अब 18 को, 18 बताना है। वेरी गुड, उपाधियों का अंत। 18 में उपाधि का अंत है। और 16 में क्या है? 16 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 16 में क्या है? अवसर की समानता। अवसर देना है, अवसर की समानता है। जहां पर आरक्षण का उल्लेख है वो है 16 में। ठीक है, तो ये देखिए 17। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। अब कौन है 3 अंग, ये बताइए कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है? भारतीय संसद के 3 अंग। लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। बहुत बढ़िया, बी उत्तर, सभी लगभग बी लगा रहे हैं। तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये तीनों को मिलकर के संसद बनता है। कोई एक नहीं रहेगा तो संसद नहीं कहलाएगा, तीनों को मिला करके ही संसद बनेगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? अब ये बताइए, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, ये सभी बीएड में आया हुआ है, बहुत बढ़िया। ऐसा प्रश्न ऐसे पूछता है। तो मूल कर्तव्य, अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ लिखा है मतलब वो रूस है अभी का, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो ए भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, बी 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 ज्यादा लिख रहे हैं, रूस से। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। लेकिन मूल अधिकार अगर आ गया तो मूल अधिकार कहां से लिए हैं? मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। हाँ, मूल अधिकार ए आएगा, मूल अधिकार में ए आएगा, मूल कर्तव्य में बी आएगा। ठीक, संसदीय प्रणाली अगर आ गया, संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता आ गया, वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और आयरलैंड से क्या लिए हैं? नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। तो यहां पर नीचे लिखा है, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, जो हैंड रेस है बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? जो रिट, 5 प्रकार का रिट बताया था मैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अगर कुछ काम हो रहा है तो क्या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलेगा कि प्रतिषेध की अधिकार परीक्षा की परमादेश? यहाँ पर डी बी सी अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है प्रतिषेध। प्रतिषेध करना, रोकना क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रोकता है, प्रतिषेध करता है कि आपने
क्या किया, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया है तो रोक देता है, वही प्रतिषेध है। तो प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? ये तो आप लोग एक बार में सभी उत्तर देंगे, 100% सही उत्तर आएगा। अनुच्छेद 36 से 51, हाँ, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव, हाँ, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक, तो ठीक है। कितना उम्र होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? 18, 21, 25, 30। कई लोग 21 वर्ष में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जब अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको उम्र चाहिए 25 साल। 25 साल के हो जाएंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर राज्यसभा का लड़ना है तो उम्र चाहिए 30 साल। यदि किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उम्र कितना चाहिए? 35 साल। समझ रहे हैं? लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो चाहिए 25, राज्यसभा का लड़ना है तो 30, और राष्ट्रपति बनना है तो 35। और मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 35 से ज्यादा उम्र वाले होंगे। तो इस्माइली देख के तो मुझे लग ही रहा है सभी हैं 35 से ज्यादा वाले, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग। अब राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं तो लोकसभा राज्यसभा क्या है, वो तो और कम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए अब फिर से चैट बॉक्स में आ जाइए और कमेंट कीजिए कि स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए बी सी कई प्रकार का उत्तर आ रहा है। ए बी सी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर बात होगी तो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तारीख क्या था? याद आया तारीख? कितना दिसंबर 1946? बहुत बढ़िया, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जो बने थे, पहली मीटिंग जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे वो। 9, फिर 11 को स्थायी बन गए और 13 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर आ गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। यही कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए 12वां प्रश्न अब आ गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को? विशेष रूप से अधिकार के संदर्भ में भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को? हाँ, मौलिक अधिकार को कहते हैं। बहुत बढ़िया। कौन से भाग में है ये? भाग 4 में है, 5 में है। 5 कैसे आ गया यहाँ पर? 5 तो ऑप्शन में नहीं है। भाग 3, भाग 3 लिख रहे हैं बहुत लोग, बहुत बढ़िया। भाग 3। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है कि भारत और संघ। तो भारत अर्थात इंडिया ऐसा लिखा है जो भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में है जो भाग 2 में है। फिर उसके बाद
अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है जो भाग 3 है, तो जो मूल अधिकार है उसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और उसके बाद अगला जो आ गया भाग 4, तो वो क्या है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 क वो है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान की आत्मा, मतलब हम फिर से देखो मूल अधिकार में ही आता है ना, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, भीमराव अंबेडकर जी ने उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार देखिए ये भाग 3 इसका उत्तर है। और नीचे लिखा भी है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार में शामिल है और भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तो जानते हैं हम। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका है, विधायिका मतलब जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, ये विधायिका है। इन लोग क्या करते हैं? इन लोग विधेयक पेश करते हैं। और दूसरा कार्यपालिका, इसको जो कार्य का पालन कराता है, जो मंत्री वगैरह जो है इसका पालन कराएंगे, कार्यपालिका। और तीसरा न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब। तो इनके बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा और न्यायिक पुनरावलोकन, क्या कहलाएगा? ये तीनों को अलग अलग बांट दिए हैं। तुम्हारा ताकत ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तीनों को अलग अलग है। तो इसको कहते हैं, हाँ, बी 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 आ रहा है। तो ठीक है, हम भी बहुमत की ओर जाएंगे। और सही उत्तर है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये। इसका इसलिए ऐसा दिया गया है कि कोई भी एक अपने शक्ति का असीमित प्रयोग न कर सके, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखे। वैसे तो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है अपने आप में, लेकिन फिर भी कई बार न्यायपालिका कुछ कानून, जैसे कोई भी वो डिसीजन देती है तो उसको पलटने का अधिकार भी संसद के पास होता है। उसको पलट देते हैं, अध्यादेश ला करके पलट देते हैं, कानून बना के पलट देते हैं, तो उसके पास भी है। तो ये एक दूसरे को जो अपना असीमित शक्ति है उसका उपयोग न कर सके, कंट्रोलिंग पावर एक प्रकार की दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28। इस पर कई बार बात हुई है। निश्चित है सभी का उत्तर सही है, अनुच्छेद 14 से 18। तो मुझे लगता है आपको पूरा अनुच्छेद 51 क तक याद हो गया होगा, और उसमें भी महत्वपूर्ण वाला, जो एकदम महत्वपूर्ण है। तो 14 से 18 है। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, अभी तो 6 हैं। एक को हटा दिए, संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाए थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। वहां पर संपत्ति का जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकार से हटा दिया गया, और इसको 300 क में शामिल किए हैं। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को शामिल कर दिए, वो कानूनी अधिकार बन गया है, अब वो मूल अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिए। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाए थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है? यह कार्यपालिका के अधीन है, यह पूरी तरह से संसद पर निर्भर है, यह स्वतंत्र और एकीकृत है, भारत में कोई केंद्रीय न्यायपालिका नहीं है। क्या आएगा? तो हमारी जो न्यायपालिका है वह बहुत सुंदर, सी, यह स्वतंत्र और एकीकृत है। चलिए अभी कुछ प्रश्न और बचे हैं कथन कारण वाले, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, थोड़ा इसको समय हो चला है। तो भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारतीय राज्य किसी भी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है और सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। अब ये बताइए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर उत्तर ए आ रहा है, तो सही बात है। हमारा जो संविधान है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य
तो ये शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपस 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। और भारत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। शक्तियों का यह पृथक्करण न्यायाधीशों को बिना किसी राजनीतिक दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करता है। इसका भी सेम ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया है। जो भारत में न्यायपालिका है वो अलग है ताकि वो निष्पक्ष निर्णय ले सके। अब चलिए अगला है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है कि भारतीय संविधान में परिस्थितियों और समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। अब फिर से इसका उत्तर बताइए। जीवंत दस्तावेज, तो सही बात है, जीवंत दस्तावेज है ये। क्यों है? क्योंकि इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। तो फिर से ए। लगता है सबका उत्तर ए थोड़ी है। देखते हैं आगे क्या है, बदलता है कि वही उत्तर आएगा। अब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू कराए जा सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा? फिर से ए। तो लग रहा है सब में ए ही उत्तर है क्या? सी भी लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है, एक इसमें चेंज हुआ है। और क्या लिख रहे हैं? ए सी बी भी लिख रहे हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू कराए जा सकते हैं। अदालत, कोर्ट, तो ये तो वाद योग्य है ही नहीं, तो कैसे लागू करा देंगे? जो वाद योग्य होता है तो मौलिक अधिकार बस वाद योग्य है, ये वाद योग्य है ही नहीं, तो मतलब दूसरा तो गलत ही हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सही उत्तर सी है। जो सी लिखे हैं बहुत बढ़िया, मतलब आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ए वाले तो चले पड़े हैं कि लाइन में ए ए ए ए। तो प्रश्न को पढ़िए, समझिए। तो सी लिख रहे हैं तो समझ में आ गया, सही सी वालों का है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। अब क्या है? लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, फिर भी यह कई मामलों में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, इसको निम्न बोलते हैं। अब ये कारण क्या बोल रहा है? लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के पास अंतिम शक्ति होती है। इसमें क्या उत्तर आ रहा है? फिर से ए शुरू हो गया है और उत्तर भी देखते हैं। तो सही उत्तर एकदम ए ही है, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, फिर भी ताकत जो है लोकसभा के पास ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जब संयुक्त अधिवेशन होता है ना लोकसभा और राज्यसभा का, तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर वो उपराष्ट्रपति भले वहां का सभापति है लेकिन नहीं कर पाएगा, वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो क्योंकि चुने हुए लोग जा रहे हैं, जनता चुन रही है। हमारे देश में जनतंत्र लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक देशों में जनता के पास पावर है। तो जनता के पास पावर है मतलब जनता ने जिसे प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया वो ताकतवर है, और वो प्रतिनिधि रहता है लोकसभा में, इसीलिए लोकसभा ताकतवर हो जाती है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। तो भारत का संविधान समानता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को मानवीय गरिमा और बिना किसी भेदभाव के जीने का अधिकार देता है। इसमें क्या उत्तर आएगा? तो फिर से ए आ रहा है और सही उत्तर भी ए है। बहुत बढ़िया। भारत में सरकार का ढांचा संघीय है, फेडरल है, ठीक है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। क्या उत्तर ले रहे हैं इसमें? सभी ए ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, ए ही उत्तर है। इस पर बात हुई है पहले भी।
शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। अब देखते हैं अगला, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदल दिया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब मेरे को लगता है ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा इसमें। ए उत्तर आ रहा है, लगभग सभी का उत्तर ही ए है। तो ये उत्तर सही है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन ने भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदला है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा के सभी सदस्य हर 5 साल के बाद एक साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर से उत्तर यहाँ पर अच्छा बदल गया है क्या? सी लिखने लगे, वी भी लिख रहे हैं, वी तो है ही नहीं। सी सी सी, ठीक, सी। बी भी लिख रहे हैं, बी क्या है? दोनों सही है लेकिन। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता। तो सही बात है, ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते। और 5 साल के बाद, तो 5 साल नहीं रहे भैया, 6 साल, और 6 साल के बाद 1/3 लोग ही होते हैं रिटायर। 1/3, हर 6 साल में 1/3 लोग, पूरे के पूरे नहीं होते। पूरा का पूरा हो जाएगा तो पूरा ही राज्यसभा भंग हो जाएगा। राज्यसभा कभी पूरा भंग नहीं होता, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर। ठीक है, अब है अगला, भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शुरुआत से ही अपनाया, जबकि कई पश्चिमी देशों में महिलाओं को यह अधिकार बहुत बाद में मिला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद हर वयस्क नागरिक को, चाहे उसका लिंग, जाति या वर्ग कुछ भी हो, देश की सरकार चुनने का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें क्या उत्तर आ रहा है? ए उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शुरुआत से ही अपनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अपना लिया था। पश्चिम देशों में ये बाद में मिला है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता मानते थे कि हर व्यक्ति को, वयस्क नागरिक को, तो पहले आपको मालूम है जब वोट देते थे तब उम्र थी 21 साल। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वोट देते थे तो 21 साल उम्र थी। फिर राजीव गांधी जी ने 61वां संविधान संशोधन किया। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1989 में, और उसके तहत 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन में। पहले 21 साल था। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने फिर उसको 18 साल किया है। तो इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ तक होता है कंप्लीट। तो अब मैं ले लेता हूं कि आपके कुछ डाउट होंगे। तो आज का सेशन यहाँ हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 51 तक पर चर्चा की है।